बारिश का महीना शुरू हो चुका था। आसमान में घने बादल छाए रहते, कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो जाती। गांव के लोग बहुत परेशान थे। इसी गांव में भूषण अपनी पत्नी कंचन और छोटी बेटी के साथ रहता था। भूषण ने इस बार खेत में गोभी की फसल लगाई थी। वह रोज आसमान की ओर देखकर बादलों का हाल समझने की कोशिश करता। अरे भूषण भाई, मौसम के हालात तो बड़े खराब लग रहे हैं। सुना है आज रात से बारिश और भी तेज होने की संभावना है। ऐसे में हम अपनी फसल कैसे बचा पाएंगे? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा राजेश। अगर बारिश थोड़ी भी तेज हो गई तो हमारी सारी मेहनत पानी में बह जाएगी। हाँ भाई, दिन रात खेत में खून पसीना एक करके सब्जी तैयार की, और अब ये बादल सब कुछ चौपट करने पर तुले हुए हैं। देखो, हमने जो मेड़ बनाई थी वो थोड़ी मजबूत है। अगर पानी का बहाव ज्यादा नहीं हुआ तो शायद फसल बच जाए। उम्मीद तो यही है, मगर मौसम का भरोसा नहीं। अगर कहीं रात को पानी चढ़ गया तो? चलो भाई, जैसा भी होगा देखा जाएगा। मेहनत की है तो भगवान भी मदद करे। भूषण खेत पर से अपने घर आ जाता है। कंचन, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी ये सारी गोभी बच पाएगी कि नहीं। पोषण, तुम एक काम करो, अपनी गोभी को बेचने की सोचो। अगर खेत में ही खराब हो गई तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन कंचन, इतनी ढेर सारी गोभी कैसे बिकेगी? हम सिर्फ गोभी नहीं बेचेंगे, गोभी के परांठे बेचेंगे। जो भी खाएगा उंधिया चाटता रह जाएगा। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म परांठों की मांग और बढ़ जाएगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, मगर इतना बड़ा ठेला लगाना, पराठे बनाना और लोगों को बुलाना, ये सब कैसे होगा? अगर हम मेहनत और जज्बे के साथ काम करेंगे तो जरूर सब बिक जाएगा। तुम ठेला संभालना, मैं पराठे बनाऊंगी, बच्चे भी मदद करेंगे। ठीक है कंचन, फिर हम कल से ही ठेला लगाएंगे। चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, अपनी फसल को यूं ही खराब नहीं होने देंगे। अगले ही दिन से भूषण गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देता है। अरे भूषण भाई, ये क्या, खेत खलियान छोड़कर यहाँ गोभी के पराठे बेचना शुरू कर दिया? अरे हाँ भाई, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। अगर मेरी गोभी खराब हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। इसलिए सोचा, क्यों ना गोभी को यूं ही सड़ने देने के बजाय इसे पराठों में बदल कर बेचूं। नया काम है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। बहुत ही बढ़िया सोच है भूषण भाई, ऐसा जुगाड़ हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा, एक प्लेट जरा मुझे भी लगा दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे पराठों का चक्कर क्या है। लो भाई, गर्मा गर्म पराठा तैयार है। ऊपर से मक्खन भी लगा देता हूँ, स्वाद दोगुना हो जाएगा। राजेश पराठा तोड़कर जैसे ही खाता है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। अरे वाह भूषण भाई, ये तो कमाल के बने हैं। बाहर से कुरकुरे, अंदर से नरम, और गोभी का स्वाद तो लाजवाब है। हाँ भाई, कंचन ने मसाले बिल्कुल सही बनाए हैं। लोग बार बार आ रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे पराठे तो पहले कभी नहीं खाए। भूषण के बराबर में भी एक समोसे का ठेला था। भूषण के गोभी पराठे काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे, जिसकी वजह से उसके समोसे बिकना बिल्कुल खत्म हो चुके थे। समोसे का ठेला वाला सीधा सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं तो आपको हर महीने हफ्ता देता हूँ। अरे पंकज, कभी तुझे कोई तकलीफ हुई है क्या? मैंने हमेशा तेरा काम संभाला। सेठ जी, आज तक तो नहीं हुई, लेकिन अब हो गई है। जहाँ आपकी जमीन पर मेरा ठेला लगता है, वहाँ एक भूषण नाम का आदमी आकर गोभी के पराठे बेचने लगा है। उसके आने से मेरी समोसे की बिक्री पूरी तरह ठप हो गई है। कोई मेरे इलाके में आकर तेरी कमाई बंद कर रहा है? ये तो हद हो गई। हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ठेला समेटना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, कल ही जाकर उस भूषण को वहां से हटाता हूँ। देखना, दोबारा नाम भी नहीं लेगा वहां आने का। तू अगले ही दिन सेठ भूषण के ठेले पर जाता है। अरे सेठ जी, आइए, आपको भी गोभी की सब्जी लगवानी है क्या? बैठिए, आज मेरे हाथ के पराठे चखिए। नहीं रे भूषण, खाने का मन नहीं है। सुन ले, कल से यहाँ अपना ठेला नहीं लगाएगा। लेकिन क्यों सेठ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। भूषण, ज्यादा सवाल मत कर। तू यहाँ पर बैठकर पराठे बेचेगा तो बाकी ठेले वाले भूखों मरेंगे। और ये जगह, ये मेरी जमीन है। सेठ जी, ये तो बाजार की जगह है, यहाँ हर कोई मेहनत कर सकता है।
मैं किसी का हक नहीं मार रहा। भूषण, मुझे बहस मत सुना। अगर तुझे चैन चाहिए तो आज ही अपना ठेला समेट ले। कल अगर यहाँ दिखा तो अच्छा नहीं होगा। भूषण थैला लेकर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ भूषण, आज तो तुम काफी जल्दी आ गए। लगता है गोभी के परांठे तो झटपट बिक गए होंगे। नहीं कंचन, आज कोई परांठे नहीं बिके। बेचने का मौका। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी आ गए थे, उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। साफ कह दिया ये मेरी जमीन है, कल से यहाँ ठेला मत लगाना। क्या? कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? मेहनत करने वाले को रोकना किस हक से? हाँ कंचन, 2 दिन भी नहीं हुए थे कि घर में खुशी आई थी। लगा था अब हमारी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन फिर से घर में मातम का साया लौट आया। सच में भूषण, कभी लगता है जैसे किस्मत भी हमारी दुश्मन हो गई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं? ठेला लगाने की जगह नहीं बची, और ये बारिश भी कभी भी फसल खराब कर सकती है। तो अब क्या सोच रहे हो? कल से खेत पर ही जाऊंगा, जैसे भी हो गोभी की सब्जी को बचाने की कोशिश करूंगा। जहां पानी भरने का डर होगा वहां गड्ढा बनाकर पानी को रोकूंगा, चाहे दिन रात लगे। मेहनत करके फसल नहीं डूबने दूंगा। हिम्मत मत हारो भूषण, ठेला फिर लग जाएगा, ग्राहक फिर आ जाएंगे, लेकिन हमारी मेहनत की बसर बचनी चाहिए। इसी रात अचानक आसमान में बादल गहराने लगते हैं। पहले हल्की गर्जना होती है। बरसात इतनी तेज होती है कि राजेश के खेत में थोड़ी ही देर में पानी भर जाता है। पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि वो सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं रहता, गांव की गलियों तक पहुंच जाता है। आधी रात में लोग नींद से उठकर दरवाजे खोलते हैं तो देखते हैं कि बाहर पूरा आंगन तालाब बन चुका है। भूषण सुबह होते ही अपने खेत पर भागा हुआ जाता है। मैं जाकर देखता है कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। उसकी गोभी की सब्जी अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी थी। ये देखकर भूषण लौटकर अपने घर आ जाता है। चौपाल पर खड़े ग्राम प्रधान ने ऊंची आवाज में सबको पुकारा। जिन जिन लोगों की बारिश की वजह से पूरी फसल खराब हो गई है, उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग राहत की सांस लेते हैं तो कुछ के चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगती है। प्रधान आगे बोलते हैं। और ध्यान रहे, जिन किसानों ने अपनी फसल आधी काट ली है या जिनकी फसल ज्यादा हद तक बच गई है, उन्हें यह मुआवजा नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ आदेश दिए हैं कि सिर्फ वही लोग पात्र हैं जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है। लेकिन प्रधान जी, जो लोग आधी फसल खो चुके हैं, उनका क्या? उनका नुकसान भी तो कम नहीं है। हाँ, हमें भी कुछ तो मदद मिलनी चाहिए। आधी फसल का क्या करेंगे? अनाज भी पूरा नहीं और मुआवजा भी नहीं। भाइयों, मैं आपकी तकलीफ समझता हूं, लेकिन ये नियम सरकार के हैं, हमारे नहीं। हम कोशिश करेंगे कि तहसील में जाकर आपकी बात उठाएं। फिलहाल जिनकी फसल पूरी तरह डूब गई है, उनकी सूची बनानी होगी। भूषण इतना सुनकर अपने घर आ जाता है। कंचन, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास न फसल बची, न पैसे, न कोई सहारा। मैं जानती हूँ भूषण, ये वक्त हमारे लिए बहुत ही मुश्किलों का है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। लेकिन कैसे निकलेगा रास्ता कंचन? चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, खेत डूब चुका है, गोभी सड़ चुकी है, और सोचो उस पानी में पता नहीं कहां से झील की मछलियां तक आ गई हैं। अब तो कई दिनों तक ये पानी सूखेगा भी नहीं। भूषण, तुम उदास मत हो। तुम एक काम करो, कुल्हाड़ी उठाओ और पास के जंगल से लकड़ियां काटना शुरू करो। लोग इस बरसात में सूखी लकड़ी के लिए परेशान हैं। अगर हम लकड़ियां बेचेंगे तो कम से कम गुजारा तो हो जाएगा। लकड़ियां बेचने से क्या होगा कंचन? क्या उससे घर का खर्चा चल पाएगा? हाँ भूषण, आजकल बारिश में जलावन की लकड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। गांव के लोग, ढाबे वाले सब इसे खरीदेंगे। भले कम कमाई हो, लेकिन कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो कंचन। अब खेती की फसल बची नहीं तो मेहनत के ही और रास्ते खोजने ही पड़ेंगे। लकड़ियां बेचने से शायद थोड़ा सहारा मिल सके। हाँ भूषण, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। तुम लकड़ी काटना शुरू करो, मैं घर का बाकी काम संभालूंगी। और देखना, धीरे धीरे हम इस मुश्किल समय से भी निकल जाएंगे।
भूषण सुबह होते ही लकड़ियों काटने चला जाता है। भूषण जैसे ही लकड़ियों काटना शुरू करता है, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूकर सीधा पानी में गिर जाती है। भूषण ये देखकर पानी के धोरे जाकर रोने लगता है। पर वाले खाने को भी नहीं था। जैसे तैसे ये कुल्हाड़ी घर में रखी हुई थी। इस लकड़ियों काट कर अपना गुजारा करता। तूने इसको भी छीन लिया। अब मैं कहां से अपना गुजारा करूंगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी पानी की लहरें हिलने लगती हैं और एक तेज प्रकाश के बीच पानी से एक देवता प्रकट होते हैं। इंसान, तू यहाँ खड़ा होकर क्यों रो रहा है? क्या बात है? इंसान, तू यहाँ खड़ा होकर क्यों रो रहा है? क्या बात है? हे पानी के देवता, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। यही मेरे घर का सहारा थी। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? देवता मुस्कुराते हैं और पानी में फिर से गोता लगाते हैं। थोड़ी देर बाद हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। इंसान, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं मालिक, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। देवता फिर से पानी में गोता लगाते हैं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवता, ये भी मेरी नहीं है। मेरी तो पुरानी जंग लगी हुई लोहे की कुल्हाड़ी थी। देवता तीसरी बार पानी में गोता लगाते हैं और भूषण की वही पुरानी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। इंसान, क्या ये वही कुल्हाड़ी है जिसकी तुम तलाश कर रहे? हाँ हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मेहनत का साधन लौटा दिया। देवता भूषण की सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं। भूषण, तू बहुत सीधा और सच्चा इंसान है। आज के जमाने में ईमानदारी दुर्लभ है। इसलिए मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। देवता सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी तीनों उसे सौंप देते हैं। हे देवता, मैं तो केवल अपनी कुल्हाड़ी ही मांग रहा था, लेकिन आपने तो मुझे 3 दे दी। हाँ हाँ हाँ, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जा भूषण, ये तेरे मेहनत के दिन है। इसे सही काम में लगाना और कभी लालच मत करना। अरे कंचन, ये सोचो हमारे साथ चमत्कार हो गया। पानी के देवता प्रकट हुए और मेरी ईमानदारी देखकर उन्होंने मुझे इनाम दिया। उन्होंने मुझे मेरी पुरानी कुल्हाड़ी के साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। सचमुच भूषण, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब तो हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं रहेगा। सेठ जी भी अब हमें डराकर हटा नहीं पाएंगे। हाँ कंचन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इन कुल्हाड़ियों को बेचकर हम अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं। घर की टूटी हुई छत भी सही करवा लेंगे और बच्चों के लिए भी अच्छे कपड़े ला पाएंगे। और सुनो, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। अपनी मेहनत से और इस वरदान से हम फिर से खेती शुरू कर सकते हैं। हाँ कंचन, अब मैं अपनी जमीन लेकर फिर से उसी पर खेती करूंगा। चाहे बारिश हो या आंधी, हम अपना खेत संभालेंगे। भगवान ने हमारी ईमानदारी देखी है भूषण, इसलिए ये वरदान दिया। हमें इस अवसर को सही दिशा में लगाना होगा। भूषण ये बात पूरे गांव में बता देता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। कि सुनकर समोसे वाला लालच में आ जाता है। वो सोचता है कि मैं भी ऐसी करके सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लो सकता हूँ। क्या हुआ? आज तुम समोसे की दुकान पर क्यों नहीं गए? अरे, आज दुकान जाने की जरूरत ही नहीं। भाग्यवान भूषण को फांसी वाले तालाब से सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिली है। क्या? सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच। और इसी बात पर मैंने एक जबरदस्त प्लान बनाया है। कैसा प्लान? और तुम क्यों किसी की सोने चांदी की कुल्हाड़ी के चक्कर में पड़ रहे हो? अरे तुम चुप रहो। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर हम बहुत जल्दी मालदार हो सकते हैं। लेकिन हमें किसी का सामान लेने की जरूरत ही क्या है? मेहनत करके भी तो कमा सकते हैं। मेहनत? अरे जब किसी के हाथ से खजाना खुद चल के आ रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये चोरी है। अगर भूषण को पता चल गया तो? अरे उसे क्या पता चलेगा? जब पानी का देवता हमें भी कुल्हाड़ी देगा तो वो हमारी ही होगी। जैसा भूषण ने किया था, समोसे वाला भी ऐसे ही करता है। वो जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में कुछ देता है। तभी वहाँ पर पानी का देवता आ जाता है। अरे इंसान, तुम यहाँ नदी किनारे क्यों रो रहे हो? क्या बात है? हे पानी के देवता, मेरी कुल्हाड़ी इस गहरे पानी में गिर गई है। बिना कुल्हाड़ी के मैं लकड़ी नहीं काट सकता।
और बिना लकड़ी काटे मेरा घर कैसे चलेगा। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। फिर पानी का देवता गहराई में डूब गए। कुछ देर बाद वे पानी से बाहर आए और उनके हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। इंसान, ये सोने की कुल्हाड़ी क्या तुम्हारी है? आदमी ने उसे देखा और उसकी आंखें लालच से चमक उठी। मनी मन सोचा, वाह, अगर ये सोने की कुल्हाड़ी मिल गई तो मैं तो राजा बन जाऊंगा। भूषण की तरह सीधा साधा बनने से क्या फायदा, यहाँ तो मौका ही सोने का है। हाँ हाँ देवता, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी है, जल्दी से मुझे दे दो। क्या तुम सच कह रहे हो? ध्यान से देख लो, ये साधारण लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी नहीं है, ये सोने की बनी है। देवता जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है, मैं सौगंध खाता हूँ। झूठे इंसान, तुम लालच में अंधे हो गए हो। ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। तुम भूषण जैसे ईमानदार नहीं बल्कि लालची और दुष्ट हो। नहीं देवता जी, मैं तो बस तुम्हें न सोने की कुल्हाड़ी मिलेगी न चांदी की, और न ही तुम्हारी पुरानी कुल्हाड़ी। जो लालच में अंधा हो जाए वो किसी वस्तु का अधिकारी नहीं होता। इतना कहकर देवता तेज लहर के साथ पानी के अंदर। सेठ जी, अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना तो पानी का देवता मुझे मार ही देता। अरे तुझे कोई काम ठीक से होता भी है क्या? मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लालच बिल्कुल भी मत करना। लेकिन तू तो लालच का पुतला ही रहेगा। सेठ जी, क्या करो, जैसे ही पानी के देवता ने मुझे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, मेरा मन डगमगा गया। मैंने तुरंत कह दिया, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। और फिर पानी के देवता की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, तुम लालची और झूठे हो, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही मैं डर के मारे भागा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मूर्ख, मैंने तुझे बार बार कहा था कि सच बोलना, वरना अनर्थ होगा। तेरा लालच तुझे कहीं का नहीं छोड़े। सेठ जी, मैं तो सोच रहा था बस कुल्हाड़ी हाथ लगे और हमारा काम बन जाए, लेकिन देवता ने तो मुझे धमका दिया कि अगर दोबारा यहाँ दिखा तो पानी के अंदर खींच ले जाएगा। तू चिंता मत कर, अब मैं खुद जाऊंगा उस तालाब के पास। मैं देखता हूँ कि पानी का देवता मुझे क्या देता है। सेठ अपनी पुरानी कुल्हाड़ी तालाब में फेंकता है। पानी में हलचल होती है और पानी का देवता प्रकट होता है। इंसान, कौन हो तुम? इस शांत तालाब में क्यों खलल डाल रहे हो? सिंह देवता, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी गलती से पानी में गिर गई है, कृपया उसे निकाल दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है, मैं लाता हूँ। देवता पानी में जाकर लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं देवता, मेरी कुल्हाड़ी ये नहीं है। देवता फिर पानी में जाता है और चांदी की कुल्हाड़ी लाकर दिखाता है। इंसान, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ हाँ देवता, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है, इसे जल्दी से दे दो, यही मेरा रोजगार है। झूठ बोलते हो, तुम्हारे हाथ में तो लोहे की कुल्हाड़ी थी और अब इसे अपनी बता कर लेना चाहते हो। नहीं देवता, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस लालच के वश में आकर तुमने सच छुपाया, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। देवता पानी में से सोने की कुल्हाड़ी भी निकालता है, पर देने के बजाय तीनों कुल्हाड़ियां गायब कर देता है। लालच का यही अंजाम है। एक्सहेल शिप, अब जाओ और सबक सीखो। तालाब का पानी जोर से उछलता है। सेठ पीछे गिर जाता है। देवता अंतर्ध्यान हो जाता है और आदमी कांपता हुआ सेठ को उठाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी के पैसों को देखकर मन में लालच नहीं जागना चाहिए।